वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 63 है। यूपीपीएससी आर ओ की सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक 61 नंबर के टेस्ट में हो गया था। ठीक है, 62 नंबर का जो टेस्ट था वो मिक्स था, यानी जीएस और करंट अफेयर्स दोनों के सवाल थे उसमें। जहाँ तक इसमें हो गया उसी के आगे से चलेंगे। इसमें जो टॉपिक है वो है संसद। ठीक है, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में लोकसभा भी है, ठीक है, राज्यसभा भी है। लोकसभा से प्रश्न बनेंगे, राज्यसभा से बहुत बनाए प्रश्न, ठीक है, और देखेंगे। और एक अंग इनका कौन होता है? राष्ट्रपति, संसद का अंग। ठीक है, तो उससे भी प्रश्न होंगे। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 63 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है भारत के राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत तक, और नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक बाद तक, या पुरानी लोकसभा के विघटन के अंतिम दिन तक। कब तक? जो लोकसभा स्पीकर है वो नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक जो है अपने पद पर बना रहता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी भी टॉपिक से। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से जो है अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और अनुच्छेद 94C में उपबंध है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा विघटन के पश्चात नई लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक पद पर बना रहेगा, यानी बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। लोकसभा के संदर्भ में सही विकल्प है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष P.A. संगमा, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष G.B. मावलंकर। देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो G.B. मावलंकर थे, सही है वाला। और प्रथम लोकसभा की जो महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार, ये भी करेक्ट है। और लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष P.A. संगमा। ये तीनों प्रश्न जो है कई कई बार पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, यूपी के हर एग्जाम में पूछे हैं। करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। ये नंबर है, इस पर कॉल करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मिलेंगे फुल टेस्ट टेलीग्राम पर। तो करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, और लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष थे P.A. संगमा, और प्रथम अध्यक्ष थे G.B. मावलंकर। देखिए, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे G.B. मावलंकर, इनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पहली बार, किंतु वो लोकसभा में जो है उसे अस्वीकृत कर दिया गया था। प्रोटेम स्पीकर से बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तीसरा प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का पद अल्पकालिक होता है। नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का जो मुख्य काम है वो नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। ये सारे सही हैं, बिल्कुल ये सारे सही हैं, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, संविधान में यह व्यवस्था है कि पहली लोकसभा का अध्यक्ष जो है नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। इसलिए राष्ट्रपति सामान्यतः लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, चुनते हैं और उसे शपथ दिलाते हैं। और इसका जो पद होता है वो अल्पकालिक होता है, और नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद यह पद जो है प्रोटेम स्पीकर का स्वतः समाप्त हो जाता है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है, और प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम क्या है? नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, जो ऑप्शन में था इसलिए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टेटमेंट वाला सवाल है। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के उपबंध के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 4 से 5 टेस्ट में दल बदल से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है क्लियर ही हो गया होगा। तो पहला स्टेटमेंट है इससे संबंधित, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये दूसरा वाला गलत है।
ठीक है, पहला ही करेक्ट है, केवल सही पूछा है। तो हम अभी तो चर्चा की थी कल परसों के टेस्ट में। तो दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्यों के अयोग्यता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की जो है न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और यह निर्णय कियोतो होलोहन बाद 1992 में न्यायालय द्वारा दिया गया, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और संविधान के अनुच्छेद 102 के 2 में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्य को अयोग्य घोषित करने के संबंध में उपबंध है। वो 6-7 पॉइंट है, हमने कई बार बताया, ठीक है, कि दल बदल के तहत कौन सा सदस्य अयोग्य ठहराया जाएगा, और इस संबंध में लोकसभा स्पीकर का जो निर्णय होता है वो लिया जाता है। इस संबंध में निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है कि दल बदल के आधार पर कौन सा अयोग्य होगा सदस्य। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ये भी स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष की बात हो रही है, किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह उस समिति का सभापति या अध्यक्ष बन जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दल से और उपाध्यक्ष जो है विपक्षी दल से होता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, जब कभी लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह सभापति बन जाता है। 11वीं लोकसभा से एक सहमति बनी कि लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दल से जबकि उपाध्यक्ष विपक्षी दल से होगा। इससे पहले 11वीं लोकसभा से ऐसा हुआ, इससे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल से ही होते थे। फिलहाल अपने दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा विकल्प गलत है, इसमें एक गलत है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कई बार देखा होगा आपने स्टेटमेंट ये। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, ठीक है, मतलब बुलाई जाती है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके निर्णय की अंतिम जिम्मेदारी या अधिकार किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। और लोकसभा अध्यक्ष किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गलत है डी वाला स्टेटमेंट, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। तो आंसर अपना क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह संसदीय समिति का अध्यक्ष हो सकता है, जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही तो होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, किंतु संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। और संविधान के अनुच्छेद 110(3) में उपबंध है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा, इसका निर्णय लेता है लोकसभा का स्पीकर। ये 3-4 लाइन है और बहुत प्रश्न बने हैं इनसे पीसीएस में, और हर एग्जाम के पीसीएस में बने, हर स्टेट के पीसीएस में। नंबर 7 पर आ जाइए। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, लोकसभा का अभिरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। कौन सा सही नहीं है? देखिए, दूसरा स्टेटमेंट लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करने की बात कर रहा है, जो कि अध्यक्ष के द्वारा तय की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। गलत है। तो गलती अपने को ढूंढना है, तो पहला आंसर अपना मिल गया, दूसरा हो गया, ठीक है। दो तो करेक्ट हो गई, इसको हटा दीजिए। लोकसभा का अभिरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। लोकसभा का अभिरक्षक तो लोकसभा का स्पीकर होगा ना, ये भी गलत है, ठीक है। गलती ढूंढना अपने को, तो पहला वाला भी जो है वो गलत हो गया, यानी आंसर मिल गया। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, सी है इसका आंसर। ये ऊपर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए लिखना था यहाँ पर, ठीक है। तो इनकरेक्ट ढूंढना, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, तो सी है इसका आंसर। देखिए, लोकसभा का संरक्षक कह लो, अभिभावक कह लो, या कह लो अभिरक्षक, लोकसभा का स्पीकर होता है, ना कि भारत का राष्ट्रपति। वह लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है और वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय होता है अंतिम।
बात करें लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख की, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, यह भी याद रखिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। जब लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में अधिकार होगा बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का, प्रथमतः मत देने का, मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में, ठीक है, जो सबसे अच्छा उत्तर है वो दिया जाता है अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ गए तो। किंतु उसे लोकसभा में अधिकार होगा, तो अधिकार तो बोलने का भी होगा, कार्यवाही में भाग लेने का भी होगा, प्रथमतः मत देने का होगा, मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल डी है इसका आंसर। यहाँ थोड़ा ब्रैकेट में कुछ डालना चाहिए था कि कौन सा जो है, किंतु उसे लोकसभा में अधिकार नहीं होगा कर देना चाहिए था। चलिए ऐड कर लेते हैं इसको, पीडीएफ में ऐड कर देंगे। नहीं होगा, ठीक है, ये बोलने का अधिकार होगा, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, प्रथमतः मत देने का होगा, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का नहीं होगा उसको। ठीक है, पहले ही ऐसा होता है तो उससे पहले ही मत ले लिया जाता है, निर्णायक मत नहीं देता है वो। तो संविधान के अनुच्छेद 96 में उपबंध है कि जब लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तब जो अध्यक्ष है वो पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने का और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। उसे किसी संकल्प या कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर प्रथमतः मतदान करने का अधिकार होगा, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत नहीं दे सकता, ये याद रखिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, तो बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प प्रस्तुत किए जाने की जो सूचना है, ठीक है, वो कम से कम 14 दिन पहले देना आवश्यक है। बिल्कुल, 14 दिन पहले देना आवश्यक है, लेकिन पहला गलत है। 2/3 बहुमत से नहीं, बल्कि समस्त सदस्यों के बहुमत से। तो संविधान के अनुच्छेद 94C में उपबंध है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से अगर हटाना है तो लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे हटा सकते हैं, ना कि 2/3 बहुमत से। और यह संकल्प प्रस्तुत करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देना आवश्यक है। 10वां प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य डैश दिनों की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 30 दिन यानी 1 महीना, 60 दिन यानी 2 महीना, 90 दिन यानी 3 माह और 120 दिन यानी 6 माह। 2 महीने, ठीक है, 60 दिन आना चाहिए ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 101(4) में उपबंध है कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके सदस्य स्थान को जो है रिक्त घोषित कर देगा, किंतु इस दौरान सदन का सत्रावसान या सदन लगातार 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है तो इस अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसमें किसमें? इन 60 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। लोकसभा स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, चयनित किया जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार सीरीज में कराया हमने ये। लोकसभा का जो स्पीकर है वो मनोनीत नहीं होता, निर्वाचित भी नहीं होता है, नियुक्त भी नहीं होता, वो तो चयनित होता है ना लोकसभा के सदस्यों में से। तो संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंध है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अब है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन वर्ष में
3 बार होने चाहिए, वर्ष में 2 बार होने चाहिए, वर्ष में 2 बार होने चाहिए, और डी में भी वर्ष में 2 बार होने चाहिए। अब बताइए 2 बार होने चाहिए, 3 बार होने चाहिए? देखिए वर्ष में 2 बार होने चाहिए, तो 3 बार वाले स्टेटमेंट को हटा दीजिए, ठीक है, एक ही हटेगा। वर्ष में 2 बार होने चाहिए और दोनों अधिवेशनों के मध्य 3 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, और दोनों अधिवेशनों के मध्य 4 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, और दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इनमें बताइए क्या सही करें? ठीक है, वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो उपरोक्त में से डी विकल्प करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 85(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेंगे, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसमें सलाह लेते हैं निर्वाचन आयोग की, तो डी है करेक्ट इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 103 में उपबंध है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इसका निर्णय करेंगे राष्ट्रपति, और उनका निर्णय होगा अंतिम, किंतु ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति जो है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग की राय लेंगे और उनकी राय के अनुसार ही काम करेंगे। अब एक तो बात यह हो गई, एक बात होती है दल बदल के आधार पर, ठीक है। दल परिवर्तन के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो इसका निर्णय जो है सदन का अध्यक्ष करेगा, यानी लोकसभा स्पीकर, ठीक है। किंतु अध्यक्ष का निर्णय जो है अंतिम नहीं होगा, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। लेकिन ऊपर के मामले में ऐसा नहीं है, और ये कब से हुआ? कि हो तो होलोहनबाद 1993 से। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी 30 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता। ये तो सारे करेक्ट लग रहे हैं। बिल्कुल, राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता, इसको सही है। अगर यहाँ लिखा होता ना इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तो गलत हो जाता। यहाँ सही लिखा है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ 2 की जगह 3 कर देते हैं कभी कभी एग्जामिनर, तो गलत हो जाता है। यहाँ 1/3 की जगह 2/3 कर देते हैं, यहाँ 25 कर देते हैं, कभी 21 कर देते हैं। फिलहाल ये सारे के सारे सही हैं, तो डी है इसका आंसर 1 2 3 4। तो जैसा कि कई बार बताया हमने, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए? 30 वर्ष, और लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष। भारत में वोटिंग करने के लिए कितनी चाहिए? 18 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी चाहिए? 21 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35, प्रधानमंत्री बनना है तो 30 या 25, ठीक है। न्यूनतम तो 25 ही काम चल जाएगा, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का सदस्य भी तो बन सकता है। राज्यसभा से बनेगा तो 30 वर्ष चाहिए। अब असत्य कथन की पहचान करनी है, कौन सा एक असत्य है? संसद की बैठक को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास है, और संसद के सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संसद को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। देखिए अभी देखा, संसद यानी पार्लियामेंट, तीन तीन अंग हैं उसके, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अब इनमें से जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन है, ये भंग नहीं हो सकता, ठीक है। और पूरा तीनों मिला के संसद बनती है, तो संसद तो वैसे ही भंग नहीं हो सकती, क्योंकि राज्यसभा भी तो उसके अंदर आ गई। केवल लोकसभा भंग की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, या विघटित की जा सकती है, तो संसद का विघटन नहीं होता, यही गलत है, बाकी सही है सारे। तो संसद को विघटित करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है।
अनुच्छेद 85(2) खा के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा का विघटन कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। और राष्ट्रपति केवल लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, संसद या राज्यसभा को नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति संसद की बैठक को जो है कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए या निश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 85(2) का में उपबंध है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। और अनुच्छेद 85(1) में उपबंध है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सही है। कोरम या गणपूर्ति के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य होने आवश्यक हैं। लोकसभा या राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी केवल बराबर की स्थिति में मतदान कर सकता है। देखिए, गणपूर्ति या कोरम के लिए जो है लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में 25 सदस्य। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, ये दूसरा वाला सही है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी केवल बराबर की स्थिति में जो है मतदान कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 में उपबंध है कि संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए जो गणपूर्ति या कोरम है वो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग होनी चाहिए। यानी लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा के लिए कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 101 में उपबंध है कि प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों के संयुक्त बैठक में निर्णय उपस्थित वे मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष या सभापति को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ये जो होते हैं वो निर्णायक मत देते हैं। ठीक है, अब एक स्थिति तो ये हो गई। एक स्थिति वो थी जो आपने ऊपर एक प्रश्न था देखा था कि जब अध्यक्ष को पद से हटाना है तब क्या होगा। तब उस स्थिति में वो निर्णायक मत नहीं देगा, तब उससे पहले ही मत ले लेंगे उसका। ठीक है, और इस स्थिति में निर्णायक मत देता है वो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत शपथ या प्रतिज्ञा लेगा। और शपथ या प्रतिज्ञान के पूर्व यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में सदन में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना जो है भरना होगा। तीसरी अनुसूची में है शपथ या दूसरी में? दूसरी में तो वेतन भत्ते हैं, तीसरी में है। सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा भी। संसद सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। 12 अनुसूचियां हैं, 12 की 12 पता होनी चाहिए किसमें क्या है। और संसद का कोई सदस्य बिना शपथ या प्रतिज्ञान लिए सदन की बैठक में भाग लेता है तो हर दिन का 500 रुपये जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। अनुच्छेद 104 में ऐसा लिखा है। जब तक संसद का सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लेता सदन की किसी बैठक में भाग नहीं ले सकता और ना ही मत दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। संसदीय क्रियाविधि के अनुसार गिलोटिन का अर्थ है कि लोकसभा अध्यक्ष जारी कार्य को रोककर सदन के समक्ष किसी विषय को मतदान के लिए रखता है, समय समाप्त होने से पहले सदन को स्थगित कर देता है और किसी प्रस्ताव पर मतदान की अनुशंसा नहीं देता, किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए फटकारता है, डांटता है। क्या है गिलोटिन का मतलब? जारी कार्य को रोककर सदन के समक्ष किसी विषय को मतदान के लिए रखता है, यही है गिलोटिन। देखिए, संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया के दौरान कार्य मंत्रणा समिति किसी विशेष मांग को और बजट सहित अनुदानों की सब मांगों को स्वीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है। जैसे ही समय सीमा समाप्त हो जाती है उस पर चर्चा के समापन की प्रक्रिया जो है वो लागू की जाती है और मांग मतदान के लिए रख दी जाती है, चाहे उस पर चर्चा हुई हो या ना हुई हो। इस प्रक्रिया को बोलते हैं गिलोटिन। तो इस संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। अविश्वास प्रस्ताव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? केवल एक ही सही है। इसे किसी एक मंत्रियों के समूह या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसे लोकसभा में पारित होने पर
मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है और इससे सिर्फ सरकार की कुछ नीतियों और कार्यों की आलोचना होती है, वो तो निंदा प्रस्ताव है। इसमें तो त्यागपत्र देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को, गलत है। इसे लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये सही है। और इस प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 100 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, ये गलत है। 50 सदस्यों की सहमति से ही काम हो जाएगा। पहला वाला गलत है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 75(3) में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद तभी तक बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। एक बार बहुमत गया, मंत्रिपरिषद गई, ठीक है। अतः सिर्फ संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लोकसभा के विश्वास में जो है निर्धारण हेतु लाया जाता है। तो पहला वाला गलत है कि वहाँ लिखा किसी एक मंत्री के खिलाफ भी आ जाता, जबकि संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ आएगा वो। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना जो है वो आवश्यक नहीं है, वो सही बात थी। अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में पारित होने का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत जो है नहीं है और उसने लोकसभा में विश्वास जो है वो खो दिया है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, ना कि 100। तो चौथा वाला गलत था। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, संसद के स्थगन प्रस्ताव का क्या लक्ष्य है? सरकार की किसी विशिष्ट नीति का आलोचना करना, बजट प्रस्तावों में कटौती करना, मंत्रियों से सूचना एकत्र करना या सरकार को गिराना? सरकार गिरानी है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ, ठीक है। सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना ही है एक तरह से स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। बजट में कटौती करना वो कटौती प्रस्ताव है। ये आगे देखेंगे हम, कटौती प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो यह है इसका आंसर, सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। तो एक तरह से एक निंदा प्रस्ताव हुआ, इसके द्वारा सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना की जाती है स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, और यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है या समर्थन आवश्यक है, जैसे कि वो था विश्वास प्रस्ताव, उसमें 50 की आवश्यकता है। इसे लोकसभा में राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो उसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, स्थगन को लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। स्थगन प्रस्ताव में जो है सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, ठीक है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, स्थगन प्रस्ताव को। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो। वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। धन्यवाद।